हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग क्लास थर्ड में हैं, चैप्टर टू जो कि फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स हैं। क्लास वन हमने कर लिया है जिसमें हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन कब होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। फिर क्लास टू में हमने ग्राफ देखा था, डोमेन रेंज वगैरह सब देख चुके हैं हम लोग। अब आज ग्राफ में बेसिक ग्राफ्स में कुछ और ग्राफ्स रहते हैं, अगर जब तक इनको नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आज कुछ और बेसिक ग्राफ्स हम लोग कर रहे हैं जो मैंने लास्ट क्लास में लिख दिया था। इसमें बस आपको एक एक्सेप्शनल मिलेगा e टू द पावर x और ln x। ये कोई भी टीचर या कोई भी बुक में आपको नहीं मिलता है, ये मिलता है आपको चैप्टर 8 में। लेकिन हम लोग चैप्टर 2 में ही इसका ग्राफ करा देते हैं ताकि मॉडिफिकेशन इनके ऊपर भी हम लोग लगा करके समझ सकें। ठीक है, तो चैप्टर 8 फिर बाद में आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। तो एक ही जगह जब ग्राफ कर रहे हैं तो सारे बेसिक ग्राफ्स हम लोग एक ही जगह कवर कर लेते हैं। तो शुरू करें बच्चे आज की क्लास। वेरी गुड। नाउ सी, मॉड एक्स का देखना है हमें ग्राफ। सबसे पहले आप क्लास 11 से ही पढ़ते चले आ रहे हो मॉड एक्स की डेफिनेशन, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इस चीज को करेंगे। मॉड का मतलब होता है अगर अंदर में पॉजिटिव है तो बाहर में पॉजिटिव आएगा, और अगर अंदर में नेगेटिव है, मॉड के अंदर में क्या है बताओ, -5। तो -5 को जब हम बाहर लिखेंगे तो +5 होता है बच्चे, लेकिन कैसे बनता है प्लस? तो अगर अंदर की चीज हमें पता है कि नेगेटिव है तो हम उस पर एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जा करके बनता है ये पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो इसी में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। अगर मॉड एक्स के अंदर अगर x पॉजिटिव है तो हमें कुछ नहीं करना, हम सीधा x को कॉपी कर देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स साइन। और अगर x नेगेटिव है तो हम माइनस लगा करके लिखेंगे ताकि x के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू छुपी हुई है वो नेगेटिव के साथ मिल करके क्या हो जाए बताओ, पॉजिटिव। और अगर x 0 है तब तो फिर बच्चे हम लोग 0 ही लिख देते हैं। अब इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ तो बहुत ईजी है, ये रहा ग्राफ। देखो 0 पे 0, पॉजिटिव में अगर 1 डालोगे तो 1, 2 डालोगे तो 2, लाइक दिस वे 3, -1 डालोगे तो भी +1, -2 डालोगे तो भी +2, लाइक दिस वे। तो एक तो ये तरीका है बनाने का ग्राफ कि आप सीधा बस 2-3 पॉइंट बना लो, आपको आइडिया लग जाएगा, आप ग्राफ बना लो। ये जो सेम वाले पॉइंट है आपको याद होगा कि दिस इज y इक्वल टू x कहते हैं, जो कि 45 डिग्री का बनाता है, और ये होता है y इक्वल टू -x। तो वही देखो ना, है नहीं y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x, यानी ये y इक्वल टू -x जो है वो लाइन तब तक वैलिड रहेगा जब तक x नेगेटिव है, और y इक्वल टू x तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि x पॉजिटिव है। तो इसको बनाने का और एनालाइज करने का तरीका एक और है, आप ऐसे भी देख सकते हो, लाइक दिस वे। y is equal to x is this line, ये तो सबको पता है y is equal to x is a line having slope 1 यानी 45 डिग्री एंगल बना रहा है, and this is y is equal to -x and this is y is equal to x। लेकिन मॉड x में कहता है अगर x पॉजिटिव है तो आप y is equal to x ले लो, और अगर x नेगेटिव है तो -x ले लो। यानी पॉजिटिव x का मतलब है राइट हैंड साइड पे, ये सभी पॉजिटिव x है ना, तो बच्चे हम राइट हैंड साइड वाला लाइन लेंगे, और नेगेटिव x है तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला लाइन लेंगे। नाउ दिस इज वी शेप्ड ग्राफ। तो वी शेप का ग्राफ बनता है इसमें, तो ये आपको याद रखना है, मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, वी शेप। क्लियर है बच्चे? मॉड एक्स के बाद हमें करना है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। अभी एक बार सारे फंक्शन कर लेते हैं, फिर हर फंक्शन का डोमेन और रेंज एक राउंड में फिर हम लोग इसको कवर अप करेंगे। अभी तो पहले फंक्शन का ग्राफ ही बनाना सीख रहे हैं। सिग्नम फंक्शन, कहीं कहीं पर सिग्नम फंक्शन में डेफिनेशन ये होती है x बाई मॉड x भी होती है, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x बाई x, बोथ मीन्स द सेम थिंग है। अब देखो ना जरा, अगर x पॉजिटिव है तो
एफ एक्स इज इक्वल टू ऊपर का तो जो भी एक्स है वो रहेगा, मॉड एक्स में से फिर क्या आ जाएगा, सीधा एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा 1। यानी हर पॉजिटिव के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। नहीं आया समझ में? देखो एग्जाम्पल, यानी एफ ऑफ 1 बच्चे निकालो तो 1 बाई मॉड 1 यानी कि 1। एफ ऑफ 2 निकालोगे तो 2 बाई मॉड 2 कैंसिल हो जाएगा 1। 3 बाई मॉड 3 कैंसिल हो जाएगा 1। यानी जो भी वैल्यू डालते हैं पॉजिटिव में वही सेम नीचे आ जाता है और कैंसिल हो जाता है। अगर हमारा x नेगेटिव है तब क्या करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, कैंसिल होकर के -1। नहीं समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल देख लो। एट एक्स इज इक्वल टू 1 जब आप निकालोगे तो 1 बाई सॉरी नेगेटिव के लिए देखना है ना, -1, -1 बाई मॉड में -1 तो -1 बाई 1 ये क्या आ जाएगा, -1। फिर -2 बाई मॉड के अंदर -2 तो ये क्या आ जाएगा, -2 बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो हर नेगेटिव के लिए तो कैंसिल होकर के -1 ही आ रहा है और हर पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्यों ना ग्राफ बनाते समय हर पॉजिटिव के लिए 1 आ रहा है तो हम ऐसे बना देंगे, और हर नेगेटिव के लिए -1 आ रहा है तो इधर बना देंगे, दिस इज -1 एंड दिस इज +1। और ज़ीरो पे बच्चे इसको डिफाइन नहीं करते, ज़ीरो पे हम अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे। अगर दिया रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 तब तो फिर हम बच्चे यहाँ पर 0 डाल देंगे। तो यहाँ डार्क कर देंगे और यहाँ ओपन, यहाँ ओपन, समझाने के लिए कि ये लाइन जो है इसको टच नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात बच्चे? पॉजिटिव के लिए +1, नेगेटिव के लिए -1, 0 पे 0। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। और आगे चल के जब हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस ग्राफ में ना ब्रेक आ गया है। 0 के पहले किसी और तरीके से ग्राफ चल रहा है, 0 के बाद शिफ्ट कर गया कहीं और पे, तो दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये तो बाद की बात है बच्चे, अभी नहीं पढ़ना, फिर चैप्टर 6 में कराएंगे ये। उसके बाद है बेसिक ग्राफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आते हैं बच्चे किस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। पहले भी पढ़ चुके हो 11th 12th में, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग इसको। इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 1.9 है तो देखना ये होता है कि हर नंबर तो किसी ना किसी दो इंटीजर के बीच में होगा ही होगा। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो, चाहे नेगेटिव ले लो, चाहे रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, कुछ भी ले लो, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी, उसका पोजीशन हमेशा किसी ना किसी दो इंटीजर के बीच में ही होगा। क्लियर? जैसे 1.9 जो है, 1.9 वो 1 और 2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है कि 1.9 के पहले बहुत सारे इंटीजर होंगे, 0, -1, -2, लाइक दिस वे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा क्या है, ग्रेटेस्ट है 1। मीनिंग लैंग्वेज से पकड़ो कि इसका नाम क्यों है ग्रेटेस्ट इंटीजर। बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये जिस दो इंटीजर के बीच में उसमें से जो बड़ा है उसको ले लो, तो बच्चे गलती से 2 ले लेते हैं, जो कि गलत बात है। इसका मीनिंग कुछ और है, उसके पहले जितने भी इंटीजर हैं उसमें से जो सबसे बड़ा है वही लो। तो मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन अब हमेशा मीनिंग से तो काम करना नहीं है। बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये जिस दो इंटीजर के बीच में है उसके लेफ्ट वाला इंटीजर ही हम लोग ले लेते हैं, लेफ्ट वाला इंटीजर, LEFT, लेफ्ट इंटीजर हमेशा ले लेते हैं, तो 1 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 1। तो 1.01 की भी वैल्यू कितनी होगी, वो भी तो यही आ रहा है, तो 1 ही होगा। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 खुद एक इंटीजर है तो 3। -5 की वैल्यू कितनी होगी, -5, मतलब वो इंटीजर है तो सीधा कॉपी कर देना है। अब जरा बताओ -1.7 की वैल्यू कितनी होगी, तुरंत नंबर लाइन बनाए, दिमाग में ही क्लियर है, -1.7 यहाँ आ रहा है तो उसके जस्ट लेफ्ट में मिल रहा है -2। तो नेगेटिव में कारोबार अलग हो जाता है, पॉजिटिव में क्या है, इंटीग्रल पार्ट ले लेते हैं हम लोग।
ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ले लेते हैं, लेकिन नेगेटिव में उससे एक और लेफ्ट वाला लेते हैं। आगे बात समझ में बच्चे? चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले ना कुछ इंटीजर ले लो अपने मन में। जैसे 0 ले लिया तो 0 पे 1, 1 पे क्या आएगा बताओ? 1, 2 पे क्या आएगा? 2, फिर 3 पे क्या आएगा? 3, ठीक है। फिर -1 इंटीजर है तो बच्चों उस पे भी क्या आ जाएगा? -1। -2 इंटीजर है तो -2, फिर है -3 तो -3। तो चलो ग्राफ को इन पॉइंट से होकर के तो गुजरना है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना देना जल्दीबाजी में, वो गलत हो जाएगा। अब जरा आप इन वैल्यूज के बारे में सोचो, यहाँ से यहाँ तक के बारे में सोचो। अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं 0 से 1 के बीच में, चाहे हम 0.1 ले लें तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जैसे ही हम 0.1 पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगी? 0। 0.2 के लिए भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0.999999 के लिए भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। यानी इसके बीच में ग्राफ ऐसे आएगा, और 0 पे 0 है तो यहाँ डार्क कर देंगे। अब 1 और 2 के बीच में चलते हैं बच्चे। तो 1 पे तो 1 है ही, अब 1.1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1.2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1.9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सो इट विल बी लाइक सबकी वैल्यू 1 ही आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर डार्क। फिर यहाँ पर भी करोगे तो 2 और 3 के बीच में, और ये डार्क, फिर ये ऐसे। अब नेगेटिव में एक बार चले, ये है 1 2 3 0 -1 -2 -3 लाइक दिस वे। -1 -1 पे -1, ठीक है। अब -0.1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -0.1 यहाँ है तो -1 ही आएगा। -0.2 की वैल्यू भी -1, -0.9 तक कितनी? -1 ही, यानी ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम सीढ़ी पे जंप मार रहे हैं ना, स्टेप पे? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। तो समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, क्योंकि ये एक एक जंप करके नेक्स्ट स्टेप पे चला जा रहा है, तो ये स्टेप फंक्शन है। और फिर एज यूजुअल जब हम चैप्टर 6 में इसके बारे में पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूटी में क्या कहेंगे कि ये ग्राफ हमेशा ब्रेक कर रहा है। कहाँ पर ग्राफ ब्रेक कर रहा है? इंटीजर पे। तो ये हर इंटीजर पे क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। और याद रखना मेरी बात, ये फिर से चैप्टर 6 में हम लोग प्रूव करेंगे इस चीज को। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है बच्चे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आते हैं हम लोग e⁻x। इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ सी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब पहले सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर a⁻b अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो हम इसको कहते हैं, a को कहते हैं क्या बताओ? बेस। और b को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब अगर मैंने f(x) इज इक्वल टू x⁻ कुछ भी कांस्टेंट रख दिया लाइक 5, तो इसमें फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो फंक्शन वेरीज एज बेस। फंक्शन वेरीज एज बेस। बेस पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन, तो पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी कहते हैं, तभी तो x², x³ x, ये सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। वहीं पर अगर मैंने f(x) = 5⁻x कर दिया तो इसमें बेस कांस्टेंट है और फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सपोनेंट पे। तो फंक्शन
वेरीज एज एक्सपोनेंट। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी हर टाइप के फंक्शन जिसमें बेस कांस्टेंट हो, लाइक 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 1/2 टू द पावर x, 1/5 टू द पावर x, कुछ भी ले लो, 10 टू द पावर x, e टू द पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑल आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन इसमें से सिर्फ एक ये जो है ना, इसको हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल तो सब हैं, लेकिन नेचुरल एक्सपोनेंशियल सिर्फ ये है जिसमें ई को हम कहते हैं ऑयलर्स कांस्टेंट। ऑयलर वाज नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन हु डिस्कवर्ड सो मेनी थिंग्स। तो उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरी हमें दी थी, ही गेव सो मेनी थ्योरीज। तो उन्होंने इस कांस्टेंट का भी उन्होंने ही आविष्कार किया था, यूलर्स कांस्टेंट। और उन्होंने इसका फिक्स किया था इज इक्वल टू 2.7128 समथिंग समथिंग लाइक दिस वे, जिसको हम लगभग ई को अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 2.7183, एक मिनट, 828 डॉट 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 2.7183। तो ऑयलर्स कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं 2.7183। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड वैल्यू, इतना यूज़ करके हम लोग काम चला लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए जो काम का है वो ये है कि e इज ग्रेटर देन 1। जब 2 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा। अब e का पावर अगर आप 0 डालोगे तो 1 आएगा, e का पावर अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो सिंस बेस इज ग्रेटर देन 1 तो पावर बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। जब x ग्रेटर देन 1 और जब x लेस देन 1 तब क्या होता है। यहाँ पर ले लो 2, यहाँ पर ले लो 1/2, पावर बढ़ाते चलो 4, पावर बढ़ाते चलो 4, 8। ऐसा टाइम आएगा जब ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यहाँ पावर बढ़ाना जरा 1/4 और बढ़ाना 1/8, x टू द पावर इन्फिनिटी किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ, 0 की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए ये आपको बस एक बार डिसाइड कर लेना है कि बेस हमारा 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो उसका पावर इन्फिनिटी हमें इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा और उसका पावर माइनस इन्फिनिटी हमें किसकी तरफ लेता जाएगा, 0 की तरफ। तो इसी लॉजिक पे हम लोग काम करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। देखो 0 पे 1 ये बना लिया, 0 पे 1। सपोज करो ये अगर माइनस इन्फिनिटी है, मैंने इतना ही पीस ऑफ पेपर यूज़ किया है, इसमें यही माइनस इन्फिनिटी होगा, इस पे टच करता हुआ दिखलाएंगे लाइक दिस वे। और ये इन्फिनिटी है, इधर भी सपोज करो इन्फिनिटी है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा लाइक दिस वे। तो ये जो शेप है ये है हमारा e टू द पावर x का ग्राफ। एक बार फिर से इसका ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे, लेकिन कब, चैप्टर 9 में, जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का सारा यूज़ पढ़ चुके होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन्फ्लेक्शन वगैरह, तो फिर से इसका ग्राफ बनाएंगे। अभी तो फिलहाल हमें बच्चे बस इसी अप्रोच से बनाना है। ग्राफ हमने बना लिया e टू द पावर x का, यानी कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीधा e टू द पावर x में ऐसे बनाएंगे, ये 0 1 लेकर के और ऐसे दिखला देंगे ग्राफ। दिस इज e टू द पावर x ग्राफ। क्लियर बच्चे। अब लास्ट है log x। log x या y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू ln x, इसका ग्राफ बनाना हमें सीखना है। तो ध्यान दो, आपको एक बात बता देते हैं, जैसे अगर y इज इक्वल टू log x है, y इज इक्वल टू log x है, तो इसमें बेस जो है ना छुपा हुआ 10 होता है, तो हम इसको सीधा log x ही लिख देते हैं। और y इज इक्वल टू log x विथ बेस e, तो इसको हम लोग ln x लिखते हैं। तो अब आप बच्चे कॉलेज में आ चुके हो, तो अब आपको ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए
ट्वेल्थ में जितनी भी जगह हम लोग कैलकुलस में यूज़ करते थे ना, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, एक्चुअली में लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता था, वो ln x का डिफ्रेंसिएशन होता है. तो ln x इज नेचुरल लॉगरिथम. ln x इज नेचुरल लॉगरिथम. तो ये है नेचुरल लॉगरिथम. ग्राफ तो फिर भी एक ही जैसा बनेगा. अब देखो जरा, अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, मुझे वापस x चाहिए, तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, log y. log y ले लेंगे तो log e टू द पावर x, log और e कैंसिल हो जाएगा और वापस मिल जाएगा हमें x. तो जो बताना चाह रहे वो ध्यान से समझो. अगर आपको x से y चाहिए तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ x गिव्स y. और यहाँ से क्या पता लग रहा है, y का log ले लेंगे तो वापस x मिल जाएगा, यानी log ऑफ y गिव्स x. तो वापस x मिल गया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, log लेना पड़ा, और यहाँ एक्सपोनेंशियल था. तो इससे पता लगता है कि log एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. क्योंकि देखो ना, दोनों पे log लगाते ही वापस e टू द पावर x से ये कहाँ पहुंच गया, x पे पहुंच गया, यानी e का इफेक्ट खत्म हो गया. e ने जो भी चेंज लाया था वो चेंज वापस कैंसिल हो गया और फिर से हमें x मिल गया. सो e टू द पावर x एंड log x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, पहला तो आपको पता लग गया. दूसरा नोट है, नोट 1, नोट 2, कि ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इज, किसी भी इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इज मिरर इमेज अबाउट, मिरर इमेज अबाउट विच लाइन, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x लाइन. अब इसी का हेल्प लेंगे हम लोग बच्चे. तो देखना जरा, ग्राफ बनाना है हमें, ये बना लिया, ये बना लिया. y इज इक्वल टू, ये देखो, ये किसका ग्राफ है, अभी तो बनाया था याद है, e टू द पावर x का ग्राफ है. नाउ y इज इक्वल टू x इज अ लाइन विच मेक्स 45 डिग्री एंगल. तो ये हो गया y इज इक्वल टू x. अब इसका मिरर इमेज बनाना है बच्चे. तो जो ये पॉइंट था उसको इधर बना दो, मतलब ये अगर था 0 1 तो मिरर इमेज में मिलेगा 1 0. ये इधर टच करता हुआ दिख रहा था, इधर हम लोग टच करता हुआ दिखला देंगे. देखो मिरर इमेज, लाइक दिस वे. ठीक है, तो ये जो पर्पल वाला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ln x का ग्राफ है, ln x का ग्राफ है. तो अब हम ग्राफ बनाना जान चुके हैं, ln x का, e टू द पावर x का, इन सब का. अब इन सारे ग्राफ का कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स है. अब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं और सारे ग्राफ की यूनिक फीचर्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ग्राफिकली ना आए. जब एक बार ये कर लेंगे उसके बाद से फिर हम लोग मॉडिफिकेशन पे शिफ्ट करेंगे. तो देखो जरा, अगर इसका डोमेन बोले, डोमेन, तो पर्पल वाले पार्ट को देख करके बताओ कि कोई भी पर्पल वाला जो शेड है, ये सारे आपके कहाँ मिल रहे हैं, राइट हैंड साइड ही मिल रहे हैं. कोई भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं मिल रहा y एक्सिस के. इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन जो है वो यहाँ से इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो डोमेन जो है वो ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ज़ीरो को टच नहीं कर रहा है, और इन्फिनिटी तक लेंगे. मतलब डोमेन में एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ले रहा है. अब देखना जरा, वाई एक्सिस पे वैल्यूज जो हैं वो किस टाइप से जा रहे हैं. जैसे ये देखो, वाई एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज ग्राफ ले रही है ना, देख रहे हो, सारी वैल्यूज ले रही है ग्राफ.
इसका मतलब रेंज जो है वो पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। अब आप कहोगे मैम -50 है रेंज में या -500? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये ग्राफ वहाँ भी कट करेगा, मतलब ये किसी ना किसी एक्स के लिए तो आ ही रहा होगा -500। तो डोमेन और रेंज तो बच्चे पता लग गया किसका, लॉग एक्स का। अब घबराओ नहीं, आपको कि सीधा मैम ने लास्ट ग्राफ में ही सिर्फ डोमेन रेंज बताया। मैंने क्या कहा, रिवर्स ऑर्डर में अभी चल रहे हैं, पहले लॉग एक्स का कर रहे हैं, फिर e टू द पावर एक्स का, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ऐसे सबका करते हुए चल रहे हैं अभी। डोमेन रेंज हो गया। अब कुछ और यूनिक फीचर्स हैं इन ग्राफ्स के। पर्पल वाले को देखो, तो जब x हमारा 0 की तरफ जा रहा है, ये देखो x जो है धीरे 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 0 की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है, ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी ln x में जब भी x 0 की तरफ जाएगा तो log x का ग्राफ बिल्कुल नीचे कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। फिर ln ऑफ 1 पे देखो, बताओ बच्चे कितना वैल्यू है, 0 है। और जब हम आगे बढ़ेंगे इन्फिनिटी की तरफ, इधर देखो, अब x को इस साइड में बढ़ा दो, तो ये भी ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या डाल देंगे हम, इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ln x की वैल्यू भी क्या आ गई बताओ, इन्फिनिटी आ गई। तो ये तीन बातें जो थी हमें याद रखनी है। यानी किसी भी जीरो या नेगेटिव का लॉग नहीं निकाल सकते, लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज है, अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में है, देखो ना यहाँ से यहाँ तक 0 और 1 के बीच में है, तो log x का ग्राफ ये रहा, मतलब log x का ग्राफ इतने से इतने के बीच में, यानी log x इज नेगेटिव। तो विच इम्प्लाइज कि log x हमेशा क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा। और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो log x हमेशा ही ऊपर आएगा, तो log x आएगा हमेशा पॉजिटिव। ये देखो ना ऊपर ही आ रहा है x एक्सिस से, यानी कि सारे y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? तो ये इतने सारे लॉजिक है, डोमेन, रेंज, ये वाली लिमिट, ये वाली वैल्यू, ये वाली लिमिट, और ये दोनों कॉन्सेप्ट लॉग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको 3-4 बार सुनो, बार बार रिवाइज करो, इसको लर्न कर लो, क्योंकि आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 सब जगह हेल्प करने वाला है ये कॉन्सेप्ट। तो log x का क्लियर है बच्चे? तो अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, और इसके जस्ट पहले हमने फंक्शन डिस्कस किया था e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का देख के बताओ कि डोमेन क्या होगा। देखो डोमेन तो हम हमेशा x की वैल्यूज लेते हैं ना, तो x तो सारी की सारी आ रही। कहोगे मैम आप कैसे देखते हो x, ग्राफ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और देखो कि ये x एक्सिस पे कहाँ 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 कट करता है, हर जगह कट कर रहा है, हर जगह कट कर रहा है ना। तो डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज के लिए बच्चे हम लोग देखते हैं कि y एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, लाइक दिस वे, मतलब नेगेटिव नहीं ले रहा और जीरो नहीं ले रहा, सारी वैल्यूज क्या आ रही है बताओ, पॉजिटिव आ रही है। तो रेंज जो है वो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। वैसे भी e टू द पावर x और ln x जब एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो जरा कंपेयर करना, एक का डोमेन दूसरे का रेंज होगा। मतलब यहाँ अगर डोमेन हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ली है, तो देखना इसमें रेंज क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। और इसका अगर डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है तो वहाँ रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी, हाँ ये भी सही है, 0 टू इन्फिनिटी रेंज है। ठीक है। दूसरी बात कि e टू द पावर x हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ना कभी जीरो और ना कभी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, समझ में आ गई आपको। अब इसके पहले हम लोग आते हैं स्टेप फंक्शन पे। तो स्टेप फंक्शन में बच्चे बताना डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन तो सारी वैल्यू हो गई, क्या आपको यहाँ कोई वैल्यू डालने से कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा। इवन आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे √3 इज हाउ मच, 1.732,
तो ये भी हो जाएगा 1। तो रूट हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, नेगेटिव, इंटीजर, पॉजिटिव, कुछ भी हो, आप सारी की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। सो डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन रेंज क्या आएगा बताओ बच्चे? रेंज सिर्फ इंटीजर आ रहा है। देखो ना, रिजल्ट खाली इंटीजर आ रहा है, चाहे आप कुछ भी डालो। तो रेंज इज ओनली इंटीजर्स, तो मैंने जेड बना दिया। जेड इज फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर बच्चे? अब इसमें आ जाओ। इसमें डोमेन क्या होगा सिग्नम फंक्शन में? तो डोमेन में फिर आपको अंदर में कोई वैल्यू लेने से कोई रोक नहीं रहा, आपकी मर्जी, आप जो भी वैल्यू लेना चाहो। इवन अगर आप -3.7 सॉरी, अगर f ऑफ -3.7 लेना चाहते हो तो आप ले लोगे -3.7 और मॉड में नीचे -3.7, ये आ जाएगा -3.7 बाई 3.7, कैंसिल होगा -1। मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। तो डोमेन तो आपका कुछ भी हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन रेंज क्या होगा बच्चे बताओ? सिर्फ 1 आ रहा है, -1 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो हम ऐसे डाल देंगे -1 0 और 1। इस बार सेट वाला यूज किया है, सेट वाला यूज किया है, यानी ओनली 3 वैल्यूज विल बी एक्सेप्टेबल, -1 0 और 1। -1 0 और 1, ये हो गया हमारा रेंज। बच्चे दिमाग तो लगाना पड़ेगा और ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत ही प्रेस्टिजियस और टफ कोर्स लिया इको ऑनर्स, और इसमें मैथमेटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर ये सब छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाओगे ना, तो रट तो जाओगे, पास तो कर जाओगे इको ऑनर्स, लेकिन समझने का जो तरीका है ना, मेथड, वो बहुत ज़्यादा क्विक और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आप नहीं ले पाओगे। फिर बहुत जगह सोचोगे कि अरे छोड़ो, ये एक लाइन नहीं समझते हैं तो क्या हो जाता है, इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक में अगर 10-15 लाइन ही नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है उसी एक लाइन में काफ़ी कुछ हो जो कि आप नहीं समझ पाए। इसलिए मैथमेटिकली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सिग्नम फंक्शन हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन पे आओ। मॉडुलस फंक्शन में डोमेन में क्या आपको कोई वैल्यू डालने से कोई रोक रहा है? नो, वी कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। सो डोमेन इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट रेंज नेगेटिव नहीं हो रहा है। सो 0 तो आ रहा है, तो 0 को हम क्लोज कर देंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट में लेंगे, और 0 टू इन्फिनिटी। देखो ना, डोमेन और रेंज में ये सारी वैल्यूज ले लेंगे हम लोग, सारी वैल्यूज आ रही है। उसके बाद से 1/x पे आ जाओ। ठीक है, इनवर्स फंक्शन 1/x, इसमें सिर्फ आपको एक 0 लेने से मना किया जा रहा है, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 0। So here domain will be all values -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -0, 0 को बाहर निकाल दो। रेंज क्या है? रेंज में भी अगर आप देखो तो ये वाली लाइन कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रही ग्राफ को, यानी रेंज में भी 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखो ना, ना कभी हम इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे ना y 0 आएगा, ना कभी हम x 0 पे जाएंगे और ना कभी y इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब है y 0 भी कभी नहीं आने वाला, क्योंकि ना आप x इन्फिनिटी पुट करोगे ना y 0 आएगा। तो रेंज जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा हमारा? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -0। इसमें देख के बताओ, इसमें डोमेन हो जाएगा ऑल वैल्यूज ऑफ x, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा? खाली पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है ना, तो 0 टू इन्फिनिटी। इसमें बताओ बच्चे, डोमेन ऑड फंक्शन में, डोमेन में आ जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या हो जाएगा? कहीं से भी कहीं तक जा रहे हैं, तो रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वैसे ही क्यूबिक और इन सब का है, इन सब का भी देख सकते हो, डोमेन और रेंज जहाँ से जहाँ तक ग्राफ जा रहा है, इनका डोमेन क्या हो जाएगा? -2 से 2, रेंज क्या हो जाएगा? -3 से और कहाँ तक? 5 तक ना, 6 तक। वो तो ग्राफ जहाँ से जहाँ तक जा रहा है, इन सब का तो इजी है बच्चे। तो ये था हमारा बेसिक ग्राफ।
ये सब थे हमारे बेसिक ग्राफ्स। तो बेसिक ग्राफ्स को आपको क्या करना है बच्चे, बार बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि मॉडिफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाए। वैसे आज के क्लास में हम मॉडिफिकेशन का कुछ रूल्स आपको बस लिखवा रहे हैं और थोड़ा सा उसका आइडिया दे दे रहे हैं। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चे हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। देखो, होते तो टोटल इसमें 8 रूल्स हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स में सिर्फ 6 रूल्स ही बताए गए हैं। तो रूल 1, अगर हमने y इक्वल टू एफ एक्स प्लस के किया, मतलब बाहर से कोई कांस्टेंट अगर आकर के ऐड किया, तो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड शिफ्टिंग। पूरा का पूरा ग्राफ जो है ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा बाय के यूनिट्स। अब चाहे इस फॉर्म में दिया हुआ हो ग्राफ या फिर इस फॉर्म में दिया हो, y माइनस के इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब अगर y की जगह y माइनस के आ जाए तो समझ लेना कि इसका भी मतलब क्या है, अपवर्ड शिफ्टिंग ही है। ठीक है। रूल 2, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के है, तो ये हो जाएगा बच्चे डाउनवर्ड शिफ्टिंग। अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाय के यूनिट्स, डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय के यूनिट्स। या इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर माइनस के उस साइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो y प्लस के हो जाएगा। तो y की जगह अगर y प्लस के आ गया तो दिस विल बी y प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय के यूनिट्स। रूल 3, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस के, ये बाहर से k को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, क्या चेंज आ रहा है बताओ, x माइनस के कर रहे हैं बच्चे। तो दिमाग में क्या आता है, x में नेगेटिव है तो लेफ्ट जाना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट होता है इसका मीनिंग। तो दिस इज राइट शिफ्टिंग। क्यों होता है ऑपोजिट, ये भी थोड़ी देर में एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। राइट शिफ्टिंग बाय के यूनिट्स मतलब पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो राइट में शिफ्ट कर जाएगा। शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, बस शिफ्टिंग होगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस के, ये देखो अंदर में अगर x प्लस के किया है तो दिस विल बी लेफ्ट शिफ्टिंग बाय के यूनिट्स। लेफ्ट शिफ्टिंग बाय के यूनिट्स, लेफ्ट शिफ्टिंग बाय के यूनिट्स। नेक्स्ट इज रूल 5, अगर y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स किया है, माइनस एफ एक्स मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन मतलब हु बहु जैसे एक्स एक्सिस के अगर ऊपर ग्राफ है तो सेम टू सेम नीचे बना देंगे, अगर नीचे है तो सेम टू सेम ऊपर बना देंगे। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। एंड द लास्ट रूल इज रूल 6, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में बेसिक डिफरेंस आप देख रहे हो। फिफ्थ में जो भी एफ एक्स का रूल होगा उसके बाहर में माइनस लगा होगा। रूल सिक्स्थ में वॉट एवर इज एक्स, एक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स इन द होल एक्सप्रेशन। तो एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। सो दिस विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ये 6 रूल आपने लिख तो लिया मेरे साथ साथ, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो याद कैसे होगा। उसके लिए चलो करते हैं एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उसी से बच्चे आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं मॉड एक्स वाला, इसी में समझा देते हैं तो सारे रूल आपको आज याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जितने भी हमने बेसिक ग्राफ किए हुए ना, सब में मॉडिफिकेशन लगा लगा करके चेक करेंगे कि एडवांस ग्राफ क्या बनेगा। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, तो देखो जरा एग्जाम्पल 1, y इज इक्वल टू अगर मैंने मॉड एक्स प्लस 2 किया तो जरा आप देखो कि
कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो सबको याद है, इट इज़ वी शेप्ड ग्राफ लाइक दिस वे, जो कि 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे 1 देता है। अब अगर y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 कर दिया तो ये मुझे बताओ कि अब 0 पे क्या देगा, अब 0 पे क्या देगा, -1 पे क्या देगा और 1 पे क्या देगा। 0 पे 0 प्लस 2 2 देगा, -1 पे 3 देगा, 1 पे क्या देगा 3 देगा। यानी देखो ग्राफ को थोड़ा सा, 0 पे 2 देगा, ठीक है, और -1 पे क्या देगा 3 देगा, लाइक दिस वे, ठीक है, और 1 पे क्या देगा 3 देगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर गया, नीचे से ऊपर चला गया। तो जो 0 0 पे ग्राफ था अब कहाँ चला गया बताओ, वर्टिकली अप शिफ्ट कर गया है, लेकिन उसके शेप में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो बाहर से ऐड किया है ये ग्राफ को कहाँ ले गया, ऊपर ले गया। याद हो गया बच्चे। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 ले लो, सिमिलरली उसी तरीके से। तो y इज इक्वल टू मॉड x जो है ये वाला ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x ये वाला ग्राफ है। अब y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 करेंगे, पहले तो 0 पे 0 मिल रहा था, अब 0 डालेंगे तो 0 माइनस 2 यानी कि -1 -2 यहाँ मिलेगा। अब अगर यहाँ बच्चे 1 डालते हो तो 1 माइनस 2 कितना मिल जाएगा, -1, और फिर अगर -1 डालते हो तो भी क्या मिल जाएगा, -1। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया ना, डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स। तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया कितने यूनिट से बताओ, 2 यूनिट से। अब आते हैं एग्जाम्पल 3 पे बच्चे। तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो देखो y इज इक्वल टू मॉड x इज द बेसिक ग्राफ, उसी से डिराइव करेंगे हम इस ग्राफ को, ये है। अब देखो पहले 0 पे 0 मिल रहा था, अब 0 पे क्या मिलेगा, 0 -1 डालेंगे बाहर आएगा तो 0 पे 1 मिलेगा, फिर 1 पे कितना मिलेगा, 1 -1 0। समझ में आ रही है बात। 2 पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, लाइक दिस वे। तो ये ग्राफ जो है ये राइट में शिफ्ट कर गया है, राइट वर्ड शिफ्टिंग कितने से, 1 यूनिट। उसी तरीके से एग्जाम्पल 4, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 अगर कर दें तो बेसिक ग्राफ क्या बन रहा है बच्चे बताओ, y इज इक्वल टू मॉड x, यही बनेगा। अब अगर मॉड x प्लस 1 की बारी आ रही है तो पहले जो 0 पे 0 मिल रहा था, अब देखो ना 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 इज 1, तो 0 पे मिल जाएगा 1, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2, -1 पुट करेंगे तो बताओ बच्चे क्या, 0, -2 पुट करेंगे तो -1, लाइक दिस वे। सो दिस इज -1 0। सो लेफ्ट शिफ्टिंग बाय कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो देखो ना प्लस है तो किधर हो रहा है, लेफ्ट शिफ्टिंग। तो अब याद रहेगा, अगर भूल जाओ तो आप भी इस तरीके से मॉड एक्स का बना करके और अपने मेमोरी को कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मैंने जो याद किया वो बिल्कुल सही है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे अटक जाते हैं और आगे का सवाल भी गड़बड़ करने लगते हैं। तो आप ये छोटा सा जो ट्रिक मैंने बताया ना मॉड एक्स का बना करके लॉजिकली 2-3 कोऑर्डिनेट डाल करके चेक कर लेना, हाँ मैंने जो याद किया था सही है। प्लस में क्या होता है, लेफ्ट में शिफ्ट करता है। तो ये आपको भी अप्लाई करना है एग्जाम में। 5th में है y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है बच्चे, लेकिन बनाना किससे है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स के हेल्प से, बेसिक ग्राफ के हेल्प से ही बनाना है। ये बना दिया, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट करके दिखलाने की ज़रूरत नहीं है, बस मॉड एक्स का शेप कैसा बनता है यही दिखला देना है। माइनस का मतलब है कि जो भी चीज़ ऊपर मिल रहा था अब किधर मिलेगा, नीचे। नीचे मिलेगा ना, सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी।
तो जो 1 पे पॉजिटिव 1 आ रहा था अब नीचे आ जाएगा -1, इधर भी नीचे आ जाएगा। तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बताओ, ये हो गया रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। And the last one is y is equal to mod of -x। तो ये देखो y is equal to mod x तो ग्राफ याद है। अब देखो इसमें ना एक काम करते हैं समझाने के लिए, लेफ्ट वाले ग्राफ को ग्रीन से और राइट वाले को ब्लू से दिखलाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब y is equal to mod के अंदर में -x, यानी इसका जो शेप है ना, आप खुद ही देखो, जैसे आप -1, 1 और 0 बस 3 पॉइंट लेकर के देखो। तो y इक्वल टू मॉड x में क्या आ रहा था, अगर आप इसका x और y बनाते तो -1, 0 और 1, -1 पे 1, 0 पे 0 और 1 पे 1, और इधर क्या आ रहा है x y -1, 0 और 1, -1 अंदर में डालेंगे तो बताओ बच्चे क्या, +1, 0, +1, यानी यहाँ कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हमने x की वैल्यू -1 डाली तो जो पहले से माइनस है वो उसको बना दे रहा है +1, यानी अब ये जो था लेफ्ट वाला वो मिलेगा राइट में, राइट वाला आ जाएगा लेफ्ट में। वैसे इस ग्राफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शेप आपको पहले भी v का नज़र आ रहा था, अभी भी v का ही नज़र आएगा। लेकिन कोई और ग्राफ होता, जैसे y इज इक्वल टू आप ले लो ये पैराबोला अगर है कुछ ऐसा, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो जाता। अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो ये हो जाता f ऑफ -x का। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग आप समझ चुके हो, मॉडिफिकेशन भी मैंने आज करा दिया। तो अब आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके आनी है, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और क्लास बस चाहिए चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट को फिनिश करने के लिए। तो बच्चे मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।